हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस पर्टिकुलर इंडियन एविडेंस एक्ट की सीरीज़ में हम इंडियन एविडेंस एक्ट के जितने भी सेक्शंस हैं उनसे गो थ्रू करेंगे। बट in this particular video we are going to talk about the introduction, meaning and structure of the word evidence. So whenever we talk about the word court, the first thing which comes in our mind is justice. So basically कोर्ट का फंक्शन होता है कि वो जस्टिस डिलीवर करे, पर वो कैसे जस्टिस डिलीवर करता है? जो दोनों पार्टीज होती हैं वो जो एविडेंसेस लाती हैं उन एविडेंसेस को अच्छे तरीके से इंस्पेक्ट करके उन पे वो डिसीजन देता है। सो अब टेक्स्ट से देखते हैं। द फंक्शन ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस आर टू फोल्ड: to ascertain the existence or non-existence of certain facts and to apply the substantive law to the ascertained facts. तो सबसे पहला काम होता है कि ये वो फिगर आउट करे कि कोई भी फैक्ट्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे थे या एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। दूसरा काम ये होता है कि जो भी वो फैक्ट्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे उन पे वो लॉ जो है हमारा वो अप्लाई करे। अब एग्जिस्टिंग फैक्ट्स जो फैक्टिंग इश्यू से रिलेटेड हैं, जब उन पर हम लॉ अप्लाई करते हैं तो या तो वो किसी पार्टीज के राइट्स को डिक्लेयर करता है और दूसरा क्या करता है, वो किसी दूसरी पार्टी पे लाइबिलिटीज अटैच करता है। राइट नाउ इसके लिए कोर्ट क्या करता है? एविडेंसेस कलेक्ट करता है, परयूज करता है, एनालाइज कर सकता है जो भी उसके सामने आता है। नाउ कमिंग टू द वर्ड एविडेंस, ये डराइव होता है एक लैटिन टर्म एविडर, जिसका मतलब होता है टू शो, टू प्रूव। अब स्टैट्यूटरी डेफिनेशन अगर हम वर्ड एविडेंस की देखें तो सेक्शन 3 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो एविडेंस के बारे में बात करता है और वो कहता है एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स। एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स, मीन्स एंड इंक्लूड्स जब भी आप कभी भी बेयर एक्ट में देखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये जो डेफिनेशन है वो एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। इसका इंटरप्रिटेशन यही है जो इस सेक्शन में दिया गया है, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो एविडेंस वर्ड है इसकी कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं दी गई है इस सेक्शन में, टू बी वेरी प्रिसाइज। पर इसमें ये बात किया गया है कि एविडेंस क्या क्या इंक्लूड करेगा, क्या क्या मीन करेगा। इसमें वो बात कर रहा है ओरल एविडेंसेस की और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस की। अब ओरल एविडेंस क्या होता है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है, ये अभी शॉर्ट में मैं बता दे रही हूँ। बाकी सेक्शन 3 की डिटेल्ड वीडियो आगे आने वाली सीरीज में आपको मिल जाएगी। अभी ये केवल इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो बस इसे शॉर्ट रखते हैं इंट्रोडक्शन के बेसिस पे। तो इंट्रोडक्शन के बेसिस पे मैं बता दूँ, ओरल एविडेंसेस ऐसे एविडेंसेस होते हैं जिनको कोर्ट परमिट करता है कि वो उसके सामने मैटर जो है उससे रिलेटेड वो चीज़ें कुछ बोल दे। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होते हैं जो भी डॉक्यूमेंट्स फैक्ट एंड इश्यू से रिलेटेड है, उनको जब कोर्ट के सामने इंस्पेक्शन के लिए लाया जाता है तो वो एविडेंस डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हो जाते हैं। नाउ डेफिनेशन के बाद हम आते हैं कि कार्डिनल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं लॉ ऑफ एविडेंस के। तो कार्डिनल प्रिंसिपल लॉ ऑफ एविडेंस के अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं, बट प्राइमरली वो यही तीन चार बातें हैं जो कहते हैं। पहला है ये है कि जो भी एविडेंसेस आप दे रहे हैं वो आपके मैटर एंड इशू से रिलेटेड होने चाहिए, कन्फाइंड होने चाहिए। मतलब अगर ए ने बी को मारा तो जो भी एविडेंसेस होंगे वो ए ने बी को मारा इससे रिलेटेड होने चाहिए, ना कि ए ने डी को मारा उससे रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, अब इसके एक्सेप्शंस और क्या होते हैं वो अलग चीज़ें हैं, पर बेसिकली हमको एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि एविडेंसेस जो हैं वो मैटर इन इशू, मटेरियल प्रपोजिशन जो है उससे रिलेटेड होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, हियर से एविडेंस जो है वो एडमिट नहीं होगा। हियर से एविडेंस क्या होता है, जब आप डायरेक्टली ना सुने, यानी ए ने बी को सी से कुछ कहते सुना, अब वो जाकर के कोर्ट में इस चीज़ का ओरल एविडेंस दे, तो क्या ये परमिसिबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि हियर से एविडेंसेस जो होते हैं वो एडमिट नहीं किए जा सकते हैं। अब हियर से एविडेंस कब एडमिट होते हैं, इसका एक एक्सेप्शन है रेस जस्टे। अब रेस जस्टे क्या होता है, ये सब कुछ हम अपनी आगे वाली इन सीरीज जो होगी इंडियन एविडेंस एक्ट की उसमें कवर करेंगे। सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। नाउ कमिंग टू द थर्ड थिंग,
थर्ड प्रिंसिपल जो है वो ये कहता है कि प्राइमरी एविडेंस जो होता है वो बेस्ट एविडेंस होता है। चौथी चीज़ ये है, जो भी चीज़ें जुडिशरी नोटिसेबल हैं उनको आपको प्रूव नहीं करना है, और जो भी चीज़ एडमिट कर ली गई है उनको भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ना क्लासिफिकेशन अगर हम एविडेंस का देखें तो डायरेक्ट हो सकते हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो सकते हैं, ओरल डॉक्यूमेंट्री हो सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी हो सकते हैं। ये चीज़ें क्या हैं, ये आगे आने वाले सेक्शंस जो हैं इनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे। अभी फ़िलहाल क्लासिफिकेशंस के नाम जानना ज़रूरी है। अब इंडियन एविडेंस एक्ट अगर इन टोटो देखें तो उसमें 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट बात करता है कि कौन से फैक्ट्स प्रूव किए जाने चाहिए, तो अभी वो हमने सीख लिया कौन से फैक्ट्स प्रूव किए जाने चाहिए जो वैक्सीनेशन से रिलेटेड हो, ठीक है। दूसरा पार्ट जो है वो ये कहता है व्हाट सॉर्ट ऑफ एविडेंस नीड्स टू बी गिवन, किस तरीके के एविडेंसेस जो हैं वो दिए जाने चाहिए, ठीक है। और तीसरा पार्ट बात करता है बाय हुम एंड इन व्हाट मैनर, कौन और किस तरीके से फैक्ट्स जो हैं उनको प्रूव किए जाने चाहिए। So this was all about the introduction part of the Indian Evidence Act. In the coming lecture series, we will talk about the sections involving Indian Evidence Act. Okay. So thank you so much for watching the video, and if you like the video, please like, share, and subscribe. For more upcoming videos related to the topic of law, you can subscribe to this channel. Thank you.